भारत आखिर है क्या? सिर्फ एक देश या एक बड़ा आइडिया? और अगर ये एक आइडिया है तो ये किन पिलर्स, किन स्तंभों पर खड़ा है? चलिए आज भारत के उसी ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं जिसने इसकी पूरी नींव रखी है। तो सवाल ये उठता है कि एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक देश आखिर बनता कैसे है? जरा सोचिए, एक बड़ी सी गगनचुंबी इमारत की तरह। एक देश को बनाने के लिए सिर्फ ईंट पत्थर काफी नहीं होते, है ना? सबसे पहले चाहिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट, एक नक्शा, एक ऐसी योजना जो ये बताए कि भई ये देश चलेगा कैसे। और इंडिया के लिए वो ब्लूप्रिंट, वो नक्शा है हमारा संविधान। और देखिए, ये सिर्फ कोई मोटी सी किताब नहीं है, ये देश की असल रूल बुक है। यही तय करती है कि एक नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार क्या हैं, देश तरक्की कैसे करेगा, और सबसे जरूरी, सरकार की पावर की लिमिट क्या होगी। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हम इसे 3 मेन पिलर्स में देखेंगे। पहला है इसकी बुनियाद यानी सिटीजन राइट्स, दूसरा इसका इंजन यानी हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग, और तीसरा इसका पूरा स्ट्रक्चर यानी लोकल सेल्फ गवर्नेंस। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इस ब्लूप्रिंट का फ्यूचर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पिलर से, बुनियाद यानी सिटीजन राइट्स। ये वो अधिकार हैं जो सच में इस देश की नींव का हर एक पत्थर हैं। इनके बिना ये पूरा ढांचा खड़ा ही नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार हैं क्या चीज़? असल में ये वो बेसिक गारंटी हैं जो हमारा संविधान हर नागरिक को देता है। इन्हें संविधान के पार्ट 3 में लिखा गया है और इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? ये सिर्फ कागज पर लिखी अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं। अगर सरकार भी इन्हें छीनने की कोशिश करे ना, तो कोई भी सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इतनी पावर है इनमें। आज की तारीख में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पहले ये 7 हुआ करते थे। जी हां, 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को इस लिस्ट से हटा दिया गया। तो अब ये एक फंडामेंटल राइट नहीं, बल्कि सिर्फ एक लीगल राइट है। तो ये हैं वो 6 अधिकार। इनमें आता है कानून के सामने बराबरी का अधिकार, अपनी बात कहने और कहीं भी आने जाने की आज़ादी, शोषण के खिलाफ प्रोटेक्शन, अपने धर्म को मानने की पूरी फ्रीडम, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने का अधिकार, और जैसा हमने कहा, सबसे जरूरी, इन अधिकारों के हनन पर सीधे कोर्ट जाने का अधिकार। अब देखिए, राइट टू इक्वालिटी या समानता का अधिकार सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना, पर इसमें एक बहुत ही गहरी बात है। हमारे संविधान ने 2 अलग अलग आइडियाज को एक साथ अपनाया है। एक तरफ है ब्रिटिश कॉन्सेप्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसका सीधा मतलब है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, सब बराबर। दूसरी तरफ है अमेरिकन कॉन्सेप्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये कहता है कि सच्ची बराबरी लाने के लिए कभी-कभी अलग बर्ताव करना भी जरूरी हो जाता है, जैसे कि रिजर्वेशन, ताकि जो वर्ग पीछे रह गए हैं उन्हें भी आगे आने का बराबर मौका मिले। और इसी वजह से आर्टिकल 32 यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इतना ज्यादा जरूरी है। खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसके बारे में कहा था कि ये संविधान की आत्मा और उसका दिल है। जरा सोचिए, यही तो वो एक अधिकार है जो बाकी सारे अधिकारों को सिर्फ कागजी शब्द नहीं, बल्कि एक असली ताकत बनाता है। चलिए, तो बुनियाद की बात हो गई। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, देश का इंजन यानी हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर अधिकार नींव हैं, तो इकोनॉमी वो इंजन है जो देश को आगे खींचता है। तो सवाल ये है कि आज़ाद भारत ने अपनी रफ्तार पकड़ने के लिए क्या प्लान बनाया? देखिए, इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग की कहानी भी टाइम के साथ काफ़ी बदली है। शुरुआत हुई 1950 में प्लानिंग कमीशन के साथ, जो 5-5 साल के फेमस 5 ईयर प्लान्स बनाता था। फिर कहानी में ट्विस्ट आया 2015 में, जब प्लानिंग कमीशन की जगह ले ली नीति आयोग ने, और 2017 में 12वें 5 ईयर प्लान के खत्म होने के साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं का वो पूरा दौर ही खत्म हो गया और एक नई सोच ने जगह बनाई। तो फिर प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में मेन फर्क क्या है? फर्क असल में अप्रोच का है, सोच का है। प्लानिंग कमीशन का मॉडल था टॉप डाउन, मतलब दिल्ली में प्लान बना और राज्यों को फॉलो करने के लिए दे दिया गया। वहीं नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। वो राज्यों के साथ मिलकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना से काम करता है और सिर्फ स्ट्रैटेजिक सलाह देता है। पैसे बांटने का काम अब फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है। अगर हम शुरुआती प्लान्स को देखें ना, तो पता चलता है कि देश की प्रायोरिटीज कितनी तेजी से बदल रही थीं। जो पहला 5 ईयर प्लान था, उसका पूरा फोकस एग्रीकल्चर पर था। भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े डैम्स सब उसी दौर में बने।
लेकिन ठीक 5 साल बाद दूसरे प्लान में फोकस 180 डिग्री घूम गया और हैवी इंडस्ट्रीज पर आ गया। और तभी भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर जैसे बड़े बड़े स्टील प्लांट्स लगे। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी पिलर की, स्ट्रक्चर यानी लोकल सेल्फ गवर्नेंस। ये कहानी है इस बात की कि कैसे डेमोक्रेसी को दिल्ली और स्टेट कैपिटल्स की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स से निकालकर देश के गांव-गांव तक पहुंचाया गया। इस पूरे बदलाव का जो गेम चेंजर था वो था 1992 का 73वां संविधान संशोधन। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी कदम था। इसने पहली बार पंचायतों को सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक परमानेंट जगह दी। इसने सही मायनों में डेमोक्रेसी की जड़ों को जमीन में और गहरा कर दिया। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? ये एक 3 टियर यानी 3 लेवल का सिस्टम है। सबसे निचले लेवल पर है गांव की अपनी ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पर आती है पंचायत समिति और सबसे टॉप पर पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए है जिला परिषद, मतलब गवर्नेंस की पहुंच हर दरवाजे तक। और जानते हैं, इस सिस्टम की एक और बहुत बड़ी खासियत है, सोशल जस्टिस। आर्टिकल 243D ये पक्का करता है कि SC और ST कम्युनिटीज को उनकी आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन मिले। और शायद सबसे बड़ा और ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव था महिलाओं के लिए कम से कम 33% सीटों का आरक्षण। इसी एक कदम ने लाखों महिलाओं को पॉलिटिक्स में आने का पहला मौका दिया। तो हमने तीनों पिलर्स देख लिए, हमारे अधिकार, हमारी इकोनॉमी और हमारा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर। पर एक बात समझनी होगी, ये ब्लूप्रिंट सिर्फ इतिहास की कोई किताब नहीं है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवन दस्तावेज जो आज भी इसी पल भारत की दिशा तय कर रहा है। तो सवाल यह है कि इसका भविष्य क्या? तो कुल मिलाकर भारत का ये ब्लूप्रिंट इन 3 ताकतों का एक डायनामिक मेल है। एक तरफ है बुनियाद में मौजूद मजबूत अधिकार, दूसरी तरफ है देश को आगे धकेलने वाला एक आर्थिक इंजन, और तीसरी तरफ है जमीन तक फैला हुआ एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। और ये तीनों पहिए जब एक साथ सही से घूमते हैं तभी देश की गाड़ी सही ट्रैक पर आगे बढ़ती है। और यहीं पर आकर हम आज के सबसे बड़े सवाल पे रुकते हैं। आज के इस बदलते हुए भारत के लिए इस ब्लूप्रिंट का अगला चैप्टर, अगला पन्ना क्या होना चाहिए? इस सवाल का जवाब किसी एक के पास नहीं, इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है।